नमस्कार। आप देख रहे हैं न्याय का प्रहरी नेशनल न्यूज चैनल। मैं डॉक्टर अनूप पटेल, सह संपादक करंट एजेंडा मासिक पत्रिका। साथियों, जैसा कि आपको जानकारी है कि हम समय समय पर विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, विभिन्न सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर लगातार हम इंटरव्यू चर्चा पर चर्चा करते रहे हैं। आज बात होगी 20वीं सदी के सबसे बड़े सामाजिक परिवर्तन क्या। फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्रिस्टोफ जैफरलाट, जो नाम भारतीय राजनीति या भारतीय एकेडमिया में कोई परिचय के मोहताज नहीं है, उनकी एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी किताब आई थी, द साइलेंट रेवोल्यूशन इन इंडिया। और उस किताब में उन्होंने जो लोअर क्लास है उसका जो राइज हुआ था, पॉलिटिकल और सोशल राइज हुआ था, उसको उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया। आज़ाद भारत से पहले किस तरीके से इस देश में जो दलित बैकवर्ड समाज था, जो ट्वाइस बोर्न कास्ट नहीं थी, जो अदृश्य जातियां थी, किसान जातियां थी, अछूत जातियां थी, वो किस तरीके से राजनीतिक और सामाजिक रूप से जो है सबल हुई, राजनीतिक और सामाजिक रूप से किस तरीके से उनके बीच में प्रोग्रेस हुआ। तो उन्होंने उस चीज को उस पर इंगित किया और उन्होंने कहा कि दैट वाज द साइलेंट रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत की मौन क्रांति। 7 अगस्त 1990, मैं उसी की बात कर रहा था। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। तो मैं बात कर रहा था 7 अगस्त 1990 की। 7 अगस्त 1990 पे मंडल कमीशन इस देश में लगा और वो एक ऐतिहासिक दिन था जिससे पूरे भारत की राजनीति बदल गई। 7 अगस्त 1990 में ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद इस देश में एक शब्द 1990 से लेके 2010 के बीच सबसे ज्यादा चर्चित रहा, वो शब्द था मंडल। मंडल पॉलिटिक्स, मंडल के लोग, मंडल की राजनीति, ये शब्द ज्यादा चर्चित रहा। और 1990 के आसपास जब इस देश में जो है एक तरफ राम मंदिर की चर्चा थी, तो उस समय एक नारा बहुत लोकप्रिय हुआ था कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और ये बात सच हुई कि पूरे देश में राम मंदिर का माहौल था। और इस उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो इस यहाँ पे जो है भाजपा और आरएसएस की सरकार नहीं बनी, उसकी जगह पे जो दलित और बैकवर्ड बहुजन समाज की फोर्सेस थे वो इकट्ठा होके यहाँ पे सरकार बना ली। हम इसके बैकग्राउंड में भी जाएंगे कि ये 7 अगस्त 1990 ऐसे नहीं आया है। इसके पहले 1920 में जब इंडियन जस्टिस पार्टी की स्थापना होती है तमिलनाडु, वहां से सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि इस देश में पड़ती है। उसके बाद त्रिवेणी संघ का जो है प्रादुर्भाव हुआ बिहार में, और कांग्रेस और जो अन्य भी दल थे उसके पैरेलल जो पिछड़ा वर्ग की जो है जातियां थी, पिछड़ा वर्ग में दोनों जो ओबीसी है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उन लोगों ने मिलके अपनी राजनीति को स्थापित करने का प्रयास किया। उसके बाद दौर शुरू होता है आजाद भारत में। आजाद भारत में काका कालेलकर कमीशन बना, पहला बैकवर्ड कमीशन बना काका कालेलकर की अध्यक्षता में। लेकिन उसकी रिकमेंडेशन को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस काका कालेलकर कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया। और उसके जो चेयरमैन थे वो भी ये कहे कि ये चीजें, ये रिकमेंडेशन ठीक नहीं है। तो ये भी एक ऐतिहासिक दुर्योग है कि जो उस कमीशन का चेयरमैन है वो अपने ही रिकमेंडेशन को जो है धता बता दिया। इसके बाद विभिन्न राज्यों में लगातार बैकवर्ड क्लासेस के कमीशन बने। उत्तर प्रदेश में भी जो है छेदीलाल साथी कमीशन बना। और उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार और नॉर्थ इंडिया में अर्जक संघ का प्रादुर्भाव होता है 1968 में। और उसके बाद किसान कामगार जातियां लगातार जो है राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से अपने आप को जो है एकजुट करने का प्रयास किया। उसमें महामना राम स्वरूप वर्मा, पेरियार ललई यादव और जगदेव बाबू, इन लोगों ने जो है अथक प्रयास किया। और उसके बाद हम चलते हैं
1975 के बाद जब इमरजेंसी लागू हुई और इमरजेंसी के बाद जब जेपी मूवमेंट हुआ, तो जेपी मूवमेंट के बाद जो है इस देश में पिछड़ा वर्ग के राजनेताओं का उभार हुआ। और इस बीच इसके पहले भी एक शख्स का नाम नहीं भूलना चाहिए, चौधरी चरण सिंह की जो राजनीति थी वो ज्यादातर किसान और बैकवर्ड समाज को लेकर राजनीति हुई और उस पर भी बैकवर्ड समाज का नेतृत्व उभरा। इंदिरा गांधी की जब सरकार आई तो उस समय जो है मंडल कमीशन लगभग तैयार हो चुका था, लेकिन मंडल कमीशन को मोरारजी देसाई के समय पे गठन हुआ और इंदिरा गांधी के समय में पूर्ण हुआ, लेकिन उस मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को नहीं लागू किया गया। और उसके बाद सदियों में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो अपने पदछाप पद चिन्हों को जो है अपना जो है छाप छोड़ के चला जाता है, और वैसे ही शख्स इस देश में आते हैं बीपी सिंह, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उसके पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 1 साल से भी कम कार्यकाल रहा और उनके जो है उनके समय पे मंडल कमीशन लागू हुआ। तो इस शख्स का इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो इस देश में जो है मंडल कमीशन लागू, और मंडल कमीशन के जो सूत्रधार रहे हैं उनकी चर्चा भी जरूरी है। मंडल कमीशन को जो है लागू किया बीपी मंडल ने, लेकिन मंडल कमीशन को उस आयाम तक पहुंचाने पर एक शख्स का और बड़ा योगदान है, वो है हमारे शरद यादव जी। अगर ये उस समय जो है वो संयुक्त मोर्चा की सरकार पे अगर ये नहीं होते तो शायद मंडल कमीशन लागू नहीं होता। तो इन दोनों शख्सियतों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन की 20 से ज्यादा सिफारिशें हैं, उसमें से मोटा मोटी 2 से 3 सिफारिशें लागू हुई, और उसके बाद उत्तर प्रदेश सहित केंद्र में भी जो है लगातार परिवर्तन हुआ। कई राज्यों में मुख्यमंत्री ओबीसी समाज के बने, और जो नौकरी प्रशासन है, यूनिवर्सिटीज हैं, एकेडमिक्स हैं, उस पे से पिछड़ा वर्ग का आरक्षण शुरू हुआ, और उससे जो सामाजिक विन्यास है उस पे से लगातार बदलाव आया। 1990 की यात्रा जो शुरू होती है वो मंडल पॉलिटिक्स का जो वर्चस्व है वो अपने उफान में पहुंचता है 1990 2010 के बीच। और जब 2014 का इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन पे इस देश में हिंदुत्ववादी फोर्सेस की जीत होती है, और हम 2014 से ये देख रहे हैं अभी के वर्तमान में कि जो मंडलवादी ताकतें थी उस पे से ज्यादातर ताकतें हिंदुत्व लेड पार्टी बीजेपी और बीजेपी एनडीए के साथ समाहित हो चुकी हैं। चाहे हम रामविलास पासवान की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, शरद यादव भी एक समय एनडीए के संयोजक रहे हैं, लेकिन उनका ऑरा इतना बड़ा है कि वो उनके जो कार्य हैं, उनका जो योगदान है उस पे से वो जो बीजेपी में रहे, एनडीए के संयोजक रहे, वो बहुत छोटा पड़ जाता है। एचडी देवगौड़ा की पार्टी रही, वो भी इस समय जो है बीजेपी के साथ है। यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो सोनीलाल पटेल जो 1995 में जो है एक बड़े जो है राजनीतिक विकल्प के रूप में आए थे, बाद में उन्होंने भी जो है गठबंधन किया। और जो दूसरी पार्टियां हैं, सुहेलदेव भारत समाज पार्टी, संजय निषाद की जो है निषाद पार्टी, ये सारी पार्टियां इस समय जो है हिंदुत्व के फोल्ड में चली गई हैं। तो आज के समय में क्या चुनौतियां हैं, इसी सब बातों के लिए हमारे बीच में बौद्धिक नायक रामेश्वर पवन जी हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं। रामेश्वर पवन जी, आज के डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और न्याय के प्रहरी नेशनल चैनल के लिए, करंट एजेंडा के लिए उनको भी धन्यवाद, विशेष रूप से आपको धन्यवाद जी। तो अब रामेश्वर पवन जी के नाम से सब लोग जो है परिचित हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो है एक बड़ा इंटरव्यू किया था, 3 वॉल्यूम में जो है यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, और मुझे ये लगा कि मंडल दिवस पे रामेश्वर पवन जी से बेहतर कोई शख्स नहीं होगा जिस पे हम चर्चा करनी चाहिए। तो रामेश्वर जी, जैसे कि इस समय आप 70 पार हैं, और आपने मतलब देश की आज़ादी के बाद 20वीं सदी को भी आपने देखा, जो उभार है, जो मैंने भूमिका में अपनी बात रखी, और 21वीं सदी में जो राजनीति चल रही है वो भी, उसके भी आप आई विटनेस है। तो मंडल कमीशन तो लागू हुआ 7 अगस्त 1990 को, लेकिन इसके पीछे की क्या ऐतिहासिकता रही,
कौन कौन से वो लोग संघर्ष किए, कौन कौन से मूवमेंट रहे, वो भी हमारे दर्शकों को समझना जरूरी है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप इस पे कुछ प्रकाश डालें। मंडल कमीशन तो आज़ादी के लंबे समय बाद लागू हुआ, लेकिन जब इस देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय एक और अंग्रेजों से देश की स्वतंत्रता की जहां लड़ाई चल रही थी, वहीं एक लड़ाई और चल रही थी कि इस देश में जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर सताए गए लोग हैं, पिछड़े गए लोग हैं, जिनके अधिकार मारे गए हैं, उनको स्वतंत्रता के पहले, अंग्रेजों के जाने के पहले ही उनको कुछ अधिकार मिल जाना चाहिए। ये लड़ाई भी चल रही थी उसमें, और ये लड़ाई ही इसके मूल में है। जो मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन द्वारा जो अधिकार मिले, इसके मूल में भी वो लड़ाई ही है, वो सामाजिक लड़ाई। क्योंकि हमारा देश जो था, एक ओर तो अंग्रेजों का गुलाम था और दूसरा एक बड़ी आबादी जो यहाँ थी, जिसे हम श्रमजीवी कह सकते हैं, कमेरा कह सकते हैं, किसान भी कह सकते हैं, मजदूर कह सकते हैं, और अगर वर्ण के हिसाब से कहें तो शूद्र और अतिशूद्र कह सकते हैं, वर्ण बहिष्कृत के रूप में अंत्यज कह सकते हैं, अस्पृश्य कह सकते हैं। तो ये सारे लोग जो अंग्रेजों के गुलाम थे, उन गुलामों के भी गुलाम थे। तो दोहरी गुलामी चल रही थी। उस दोहरी गुलामी से मुक्ति का जो आंदोलन था, वही बीज बनकर के धीरे धीरे उभरा और फिर कालेलकर आयोग में के रूप में, और आगे चल कर के बीपी मंडल आयोग के रूप में प्रकाश में आया और अपनी सिफारिशें दी। इसके पीछे उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में आपको दिखाई देगा कि जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं और बहुत सारे लोग थे उस समय। दक्षिण भारत में विशेषकर 3 प्रेसिडेंसी शुरू में थी जी। कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी में वहां एक संगठन का नींव डाला गया, उसका नाम था जस्टिस पार्टी। यस। और जस्टिस पार्टी के जो संस्थापक थे, उनका नाम था 20/11/1916 जी जी, ये तारीख है। और विक्टोरिया पब्लिक हॉल में स्थापित हुआ था। डॉक्टर सी नटेशा मुदलियार मुख्य जो इसके संस्थापक थे, और सह संपादक के रूप में 3 और नाम उसमें थे। एक था टी.एम. नायर का, दूसरा पी. त्यागराया चट्टी का, और अलमेल मुंगई थाया रामबल का। ये 3 लोग थे। इन लोगों ने जस्टिस पार्टी बनाई। सामाजिक संघर्ष, अधिकारों के लिए संघर्ष हुए। और वो स्थिति क्या थी, एक स्थान पड़ता है मलाबार, इस समय वो केरल में है जी। और वर्तमान में उस एक जिला था उस समय, और अब उसके 6 जिले हो गए। तब केरल प्रांत था नहीं, मद्रास जो प्रांत था उसी में ये आता था। मलाबार क्षेत्र की स्थिति ये थी कि जो पेरिया शूद्र है, अछूत है, इनकी औरतों को घुटने से नीचे और कमर से ऊपर कपड़े पहनने की छूट नहीं थी। जब धूप निकल आती थी, उसके बाद रास्ते पर ये चलते थे। जब कोई और न जा सकता हो, ब्राह्मण न जा सकता हो, और ब्राह्मण जिन रास्तों पर चलता था उस पर चलने का अधिकार नहीं था जी जी। इस तरीके से इतना बड़ा शोषण था। उन स्थितियों में ये पूरा क्षेत्र गोवा से लगा करके और तमिलनाडु तक जो समुद्र का किनारा है, वो इस चीज से प्रभावित था। तो वहां पर जब ये जस्टिस पार्टी बनाई गई, तो उसके द्वारा ये सामाजिक जो संघर्ष था, हमें अधिकार चाहिए, हम भी मानव हैं, दुनिया में दास प्रथा खत्म हो रही है, तो भारत में क्यों रहे, इसके लिए संघर्ष हुए। बाद में उसमें पेरियार रामास्वामी नायकर का एक बड़ा नाम है। ये 1937 में उससे जुड़ते हैं, और
जस्टिस पार्टी के अगुवा ये बन जाते हैं। फिर इसके बाद में उसका नाम बदल करके उन्होंने द्रविड़ कज़गम किया, डीके कर दिया। और एक नाम, बड़ा नाम है, जो 1968 में मुख्यमंत्री भी बने, सीएम अन्नादुरई। जी अन्नादुरई उन्हीं के शिष्य थे, पेरियार रामास्वामी नायकर के। लेकिन 49 में वो अलग हो गए और द्रविड़ मुनेत्र कक्कम के नाम से नया संगठन डाला। और अंतर क्या था, क्यों अलग हुए? क्योंकि पेरियार रामास्वामी नायकर सामाजिक आंदोलन चला रहे थे, चुनाव से दूर रहना चाहते थे। अन्नादुरई ने कहा बिना राजनीति कुछ नहीं चलेगा, इस नाते वो अलग होकर उन्होंने डीएमके बनाया, द्रविड़ मुनेत्र कक्कम, और उसके द्वारा चुनाव लड़े और कालांतर में जाकर के फिर मुख्यमंत्री भी बने। दूसरी तरफ उत्तर भारत में, बिहार में त्रिवेणी संघ का बड़ा संघर्ष था। जो शोषण दक्षिण भारत में था उससे कम शोषण यहाँ नहीं था। ये शोषण आज भी दिखाई पड़ता है, जिसको हम गाय पट्टी या गोबर पट्टी कहते हैं। इसमें शोषण दक्षिण भारत की अपेक्षा आज भी ज्यादा है। बिहार में जो उत्तर भारत की 3 बड़ी जातियां हैं, जिनको आप किसान जातियां कह सकते हैं, कुर्मी और यादव और कुशवाहा, जिसको मौर्य कहते हैं, यादव अहीर, ये बड़ी जातियां हैं। ये थोड़ा संपन्न भी थी। तो बिहार में इन 3 जातियों ने एक संगठन बनाया और उस संगठन के द्वारा, उसमें नाम आता है चौधरी यदुनंदन मेहता का, जो मौर्य समाज से थे, और डॉक्टर शिवपूजन सिंह, ये कुर्मी समाज से, जिसे अब पटेल कहा जाता है, और सरदार जगदेव सिंह, ये यादव समाज से थे। इन तीनों लोगों ने मिलकर के ये त्रिवेणी संघ की नींव डाली। उसके बारे में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, 1920 में इसकी नींव पड़ी, कुछ लोग कहते हैं उस समय केवल चर्चा शुरू हुई थी, संगठन का रूप 1933 में लिया, कोई 1934 कहता है। लेकिन एक बड़ा बदलाव ये था, और ये एक तरीके से चैलेंज था। उस समय कांग्रेस चल रही थी, लेकिन कांग्रेस में वर्चस्व उन्हीं ऊंची जातियों का था जो शोषण के अगुवा थे। तो उसके खिलाफ एक टकराव ये था इन लोगों के बीच में। तो त्रिवेणी संघ, आज जो बदलाव बिहार में आया है कि बीजेपी की सत्ता होने के बावजूद वो मजबूर है कि वहां पर इन्हीं पिछड़े लोगों में से ही मुख्यमंत्री बनाए, तो ये बदलाव त्रिवेणी संघ का है। और आगे चल करके उसी के नाते जगदेव बाबू जैसे लोग पैदा होते हैं, जिनकी शहादत हुई 5 सितंबर को। वही संघर्ष त्रिवेणी संघ का कि कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग पैदा होते हैं। कर्पूरी ठाकुर का रोल बहुत बड़ा है और बड़ा रोल है उनका। तो इसके नींव में त्रिवेणी संघ है। तो ये बड़ा जो पृष्ठभूमि पूरे देश की थी। इधर सर छोटू राम जी का, उनका भी बड़ा आंदोलन है। तो ये पूरे देश में जो उस समय आजादी के पहले चला, उसके नाते जब देश आजाद हुआ, भारत का संविधान बना, तो उसमें अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 340 में इसका उल्लेख हुआ। और इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान जो है ही है, सरदार पटेल का बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने प्रतिवेदन इस चीज के दिए हैं, और प्रतिवेदन में बाकायदा क और खा करके दिया हुआ है, जो अनुच्छेद 340 में है। राम लखन चंदापुरी का बड़ा योगदान है। वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन सामाजिक न्याय के बिंदु पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ करके वो लगातार काम करते रहे। बाबू गुप्तनाथ सिंह जो चुने हुए संविधान सभा के सदस्य थे, और डॉक्टर पंजाब राव देशमुख जो अमरावती के रहने वाले थे, जो अब इस समय महाराष्ट्र में है, इन लोगों ने भी इस मामले को उठाया और अनुच्छेद 340 और 15(4) और 16(4) में इन चीजों को शामिल कराया। उस समय इनका भी योगदान है। एक चंद्रिका राम थे बिहार के, वो भी मेंबर नहीं थे संविधान सभा के, लेकिन उन्होंने भी इस मामले को उठाया, उनका भी योगदान है। बहुत सारे लोगों का योगदान है। तब वो कमीशन की बात आई कि कमीशन ऐसा बनाया जाएगा, जो अपने प्रतिवेदन में सरदार पटेल ने दिया था। ये उन्होंने अप्रैल 23, 1947 में, जब ये ड्राफ्टिंग कमेटी भी नहीं बनी थी और आजादी घोषणा भी नहीं हुई, तो अंतरिम सरकार बन गई थी, उसमें प्रतिवेदन दिया था। और प्रतिवेदन में का और खा दो उसमें धारा 5 में दिए हुए थे। धारा 5 की का में था
कि अब जो है वो वर्ण, जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, भाषा, इसका अंतर नहीं रहेगा, सबको समान अधिकार होगा। फिर खा में उन्होंने दिया, लेकिन यदि संघ यानी केंद्र या प्रांत, वहाँ की सरकारें ये चाहें, देखें कि किसी वर्ग को विशेष रूप से दबाया गया है, उसका हक मारा गया है, तो उसे विशेष सुविधा दे सकते हैं, उससे का प्रभावित नहीं होगा। फिर अगस्त में उन्होंने 8 अगस्त में उसका पूरक प्रतिवेदन दिया और पूरक प्रतिवेदन उन्होंने स्पष्ट किया कि हम एक आयोग गठित करेंगे। वो आयोग पूरे देश में देखेगा कि किन लोगों का हक मारा गया है, किन परिस्थितियों में मारा गया है और उनको कौन सी सुविधाएं कितनी दे दी जाए जिससे उनका हक मिले। इसी के आधार पे अनुच्छेद 340 भी बना और फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसकी व्याख्या करके विस्तार से दिया, जिसके आधार पर एक आयोग गठित होना था। और 1953 में कालेलकर आयोग, दत्तात्रेय कालेलकर पूरा नाम था उनका, दत्तात्रेय बाल कृष्ण कालेलकर, काका कालेलकर कहते थे, उनकी अध्यक्षता में गठित हुआ। स्वयं वो ब्राह्मण जाति के थे। पूरी रिपोर्ट बनाई उन्होंने, तमाम सारी जातियों का उल्लेख किया, सिफारिशें भी दी और अंत में उसमें कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये भी बड़ा दुर्योग है इस देश का कि जो आयोग का अध्यक्ष होता है, सिफारिश करता है, वही कहता है मैं व्यक्तिगत रूप से इसके समर्थन में नहीं हूँ, और वो आयोग फिर लागू नहीं किया गया। उसके बाद में जब ये आपातकाल आया, आपातकाल के विरुद्ध जेलों में रह करके विभिन्न दलों के लोग इकट्ठा हुए जी। तो जो चुनाव घोषणा पत्र बना जी, उसमें उन्होंने कहा कि हम आयोग को लागू करेंगे, कालेलकर आयोग की, या नहीं लागू करें तो नया आयोग बनाएंगे। उसी के आधार पर फिर दिसंबर 78 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने घोषणा किया सदन में जी। और 1 जनवरी 1979 को जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे बीपी मंडल साहब उस समय सांसद थे, उनकी अध्यक्षता में बीपी मंडल आयोग बना। उसने 2 साल में बड़ी तीव्रता के साथ 2 साल में पूरे देश का दौरा किया और गंभीर अध्ययन के साथ समस्याएं देखी, एक एक जातियों के नेताओं से मिले और 2 साल में फिर उन्होंने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। लेकिन तब तक ये सरकार जा चुकी थी, कांग्रेस ने फिर उसे लागू नहीं किया जी। और बाद में ये जो ऐतिहासिक दिन है 7 अगस्त का जी 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने इसकी घोषणा की। उसके लिए वीपी सिंह जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। इसके लिए उन्हें गालियां भी मिली। जिस वीपी सिंह को फॉरवर्ड क्लास के लोग कहते थे राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है, उन्हीं के लिए जब उन्होंने घोषणा किया मंडल कमीशन की तो नारा लगाया राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। ये दोहरा चरित्र है इन लोगों का। दूसरा धन्यवाद एक और व्यक्ति दिया जाना चाहिए, अर्जुन सिंह को, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उस समय मानव संसाधन मंत्री थे। उन्होंने 2006 में IIM, IIT, AIIMS उच्च शिक्षा संस्थानों में 27% का आरक्षण OBC के लिए दिया, तो उन्हें भी धन्यवाद दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल।